क्वेश्चन नंबर 136, तो सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड प्रिडिक्ट करना है क्योंकि बाकी सब तो सेम है, मेटालाइन सेम है, चार्ज सेम है, तो फिर बचता क्या, केवल लिगेंड की स्टेबिलिटी। लिगेंड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट दिए हुए ना, तो जिसका फॉर्मेशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मतलब लिगेंड उतना ही स्ट्रॉन्ग, तो हो गया सेकेंड। वैसे भी तुम्हें याद ही था CN माइनस द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहला क्या है, A2B4 है, तो A2B4 में कितने होते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल होते हैं, एक सेस और एक ट्रांस। स्क्वायर प्लेनर भी A2B2, तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें तो कुछ तब होता जब मैं ये नहीं लिखता, ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, सब मैंने लिख दिया है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो हो गया स्क्वायर प्लेनर में क्या, A2B2 में 2, और AAB2 में तो नहीं होता ना, क्योंकि A में तो बाइडेंटेड लिगेंड जब आ गया तो फिर तुम इसको यहाँ तो नहीं ले जा सकते ना, A और A को, तो बाइडेंटेड को ट्रांस में नहीं ले जा सकते, तो B भी ट्रांस नहीं आएगा, तो नहीं शो करेगा, 0 हो जाएगा। तो सेकंड हो गया आंसर। डज नॉट रिप्रेजेंट पॉसिबल कौन सा नहीं है, फोर्थ, VO2 2+ में वेनेडियम +6 हो गया। +6 नहीं होता ना, वेनेडियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक होती है, +5 तक मैक्सिमम बताई थी। NS इलेक्ट्रॉन्स प्लस N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, NS वाले इलेक्ट्रॉन्स और N-1D के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये मिला करके आती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। बस एक आयरन वाला जो ग्रुप होता है रुदिनियम और ऑस्मियम, उसमें D6 में अनपेयर्ड तो 4 है, लेकिन हम 6 के 6 गिनते हैं बॉन्डिंग में, इसीलिए उसकी +8 तक जाती है। बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट किया करो, D वाले और S वाले इलेक्ट्रॉन साथ में जोड़ दिया करो, तो वही होती है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। MC बॉन्ड किस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के लिए बैक बॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के लिए बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, MC बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और CO बॉन्ड उतना ही वीक होगा। तो MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के लिए बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब चार्ज माइनस में ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो माइनस वाला एक ही ऑप्शन है, फोर्थ, तो फोर्थ हो गया आंसर। 140 चेक करना करेक्ट। तो पहले में क्या है, Cu+1 है, कॉपर +1 मतलब D10 है, तो D10 तो हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, तो देखते ही गलत था, टेट्राहेड्रल है तो DsP2 कैसे हो जाएगा, sp3 होगा, तो पहले तो वैसे ही गलत था। दूसरा क्या है, ऑक्टाहेड्रल, वो तो देखते ही समझ में आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल 6 है। अब Ni पे चार्ज कितना है, +2, ऑक्सीडेशन में निकाल लोगे तो +2, Ni +2 मतलब D8, D9 D10 में कभी भी D2sp3 हो नहीं सकता। D2sp3 किस में होता है, D1 D2 D3 में हमेशा ही D2sp3 होता है। D4 D5 D6 और D7 में लो स्पिन के केस में D2sp3 होता है। D8 D9 D10 में D2sp3 हो नहीं सकता, तो सेकंड भी गलत। जिंक 2+ है थर्ड में, मतलब D10 मतलब क्या, टेट्राहेड्रल, डाया तो हो गया D10, तो सही है थर्ड। फोर्थ Cr3+ तो वही हो गया ना D3, Cr3+ का कन्फर्मेशन क्या, D3 मतलब D2sp3, तो गलत हो गया फोर्थ। 141 याद ही है। 142 रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, तो पढ़ा था ना क्यूपलेशन। 143 नॉट ए मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली स्मेल्टिंग। 144 एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स के लिए बताया था ना, अनस्टेबल कंपाउंड्स या एक्सप्लोजिव कंपाउंड्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया। 145 100 जूल हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब क्यू दिया हुआ है +100, और वर्क निकालना पड़ेगा तुम्हें, तभी तो ΔU आएगा। तो वर्क हो गया -P एक्सटर्नल ΔV V2 - V1 2 ATM 7.523 मतलब क्या 3 - 7.5 फाइनल माइनस इनिशियल, तो लीटर ATM कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना 4.5 और 2 कितना 0.5 × 2 कितना 9 हो गया, तो 9 × 100 1.3, तो ये आ गया। बस ΔU क्या हो गया, Q + W, Q कितना है +100 जूल हो गया ना, ये लीटर ATM से जूल बना दिया। 911 कितना हो गया 1011.7, हाँ भाई 12.5, कोई फ़र्क नहीं, इतना पास में आंसर है, तो कैलकुलेशन देख लेना, वैसे सही है। 146 एट ऑल टेम्परेचर अगर स्पॉन्टेनियस कराना है, मतलब दोनों फैक्टर फेवरेबल होने चाहिए, तो थर्ड हो गया आंसर, डेल्टा इज नेगेटिव डेल्टा इज पॉजिटिव। 147 हीट ऑफ कंबस्शन दिया हुआ है तीनों का, तो डायरेक्ट डेल्टा एच आ गया, तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। C + 2H2 gives CH4,
तो कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कंबशन ऑफ कार्बन माइनस 94, कंबशन ऑफ हाइड्रोजन तो माइनस 2 × 68 माइनस कितना माइनस 213, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगा, आ जाना चाहिए सेकंड आंसर। 148 कोगुलेशन वैल्यू और कोगुलेशन पावर एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली रिलेटेड। तो कोगुलेशन पावर ऑफ AlCl3 अपॉन कोगुलेशन पावर ऑफ NaCl ये निकालना है, तो क्या होगा उल्टा, कोगुलेशन वैल्यू ऊपर किसकी NaCl की, नीचे किसकी AlCl3 की। सॉल्व कर लो, अप्रॉक्सीमेटली भी दिख रहा है, इसको अगर 0.1 मान लो अप्रॉक्सीमेटली तो 522 के आसपास आएगा, मतलब आंसर क्या हो गया थर्ड। 149 इस पर भी बस कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, स्पेशल तो है नहीं कुछ। क्या कहोगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फैराडे में बोलना है, तो फैराडे में अगर बोलना है तो इक्विवेलेंस ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे होता है डायरेक्ट, इक्विवेलेंस ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। तो मास कितना 45, मोलर मास कितना 27 इंटू एन फैक्टर कितना 3, वैलेंसी 3, तो कितना हो गया 5 फैराडे। अब क्या कह रहा है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड वॉल्यूम ऑफ Cl2, टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालना है, तो 5 फैराडे 5 इक्वल टू क्या हो गया Q क्या होता है IT अपॉन 96500, तो 5 इंटू 96500 अपॉन I कितना दिया है 0.5 एम्पियर, तो ये क्या हो गया टाइम सेकेंड्स में आ रहा है आराम से, 9.65 10⁴ है, 10 पावर 1 और आ जाएगी 10⁵ में आ जाएगा, सही है। वॉल्यूम ऑफ Cl2 निकालना है, तो इक्विवेलेंस ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Cl2, तो 45/27 इंटू 3 वॉल्यूम टेस्ट TPX अपॉन 22.4 मोल्स इंटू एन फैक्टर ऑफ Cl2 कितना 2, -1 से 0 1 का चेंज होगा क्लोरीन में, तो 2 के लिए 2 का हो गया, कोई प्रॉब्लम तो आ जाएगा इससे, कितना 56 आ रहा है, ये 5 है ना, 5 इंटू 22.4 112/2 56, तो सही है आंसर। 150 हाउ मच विल द पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड चेंज इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स। तो याद आ रहा है डेल्टा चेंज, डेल्टा ई का फार्मूला बनवाया था मैंने, चेंज इन EMF का फार्मूला क्या था 0.059 अपॉन n, 0.06 भी ले सकते हैं इसको, log Q1/Q2, तो रिएक्शन क्या है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn, ठीक, तो Q1 तो सीधे क्या कहते हैं 1, Q2 इसको 10 टाइम डाइल्यूशन किया है मतलब 1/10, तो ये 1/10 हो गया ना, तो 1 तो सॉलिड ऊपर अपॉन 1/10, मतलब कितना हो गया Q2 10, 0.06 अपॉन n कितना है 2, log Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 10, तो ये -1, तो -0.03 वोल्ट, माइनस आ रहा है मतलब क्या डिक्रीजेस बाई 0.03 वोल्ट, तो क्या डिक्रीजेस बाई 0.03 वोल्ट। 151 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। वैसे तो डेटा से दिमाग लगाना ही बेकार है, डेटा वही होने वाला है, F2 का मैक्सिमम होगा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, तो वैसे ही याद होता है तुम्हें, मतलब डायरेक्ट तुम्हें याद था स्टेटमेंट, क्या कौन रिड्यूस होना चाहिए, अपर हैलोजन। अगर हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो उनका रूल बताया था मैंने कि अपर हैलोजन मस्ट बी व्हाट रिड्यूस्ड, अपर हैलोजन मस्ट बी रिड्यूस्ड, तो अपर हैलोजन रिड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो अपर हैलोजन किस में रिड्यूस नहीं हो रही है, नॉट फिजिबल बताना है, तो पहला ही हो गया आंसर, आगे देखना ही नहीं, पहले में I2 रिड्यूस हो रहा है, तो I2 तो लोअर हैलोजन है, तो पहला ही होगा नहीं फिजिबल। सेकेंड में देख लो Cl2 रिड्यूस हो रहा है Br के एस्पेक्ट में, तो अपर हैलोजन हो गई। थर्ड में F2 रिड्यूस हो रहा है, सही है। फोर्थ में Br2 रिड्यूस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन, तो ये भी सही है, अपर हैलोजन मस्ट बी रिड्यूस्ड, तो ये तरीका बताया था डायरेक्ट। लैम्डा नॉट मोलर, लैम्डा नॉट मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्वल टू क्या ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट मोलर ऑफ Al3 प्लस, तो आसान क्वेश्चन है, थ्राइस ऑफ लैम्डा नॉट मोलर ऑफ SO4 2-, सॉल्व कर लो, तुम्हारा काम है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये निकाल लो। 153 155 तक है ना फिजिकल, हाँ, तो 153
total number of voids in 0.45 mole of compound forming hexagonal closed packed structure, number of voids। तो नंबर ऑफ वॉइड चाहे HCP दिया हो चाहे CCP दिया हो, रेशियो तो फिक्स होता है। जितने भी एटम से आप स्फेयर्स लेते हो उसकी डबल क्या बनती है, टेट्राहेड्रल, और सेम क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स अगर बोलोगे तो कितने टाइम्स होती हैं, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्फेयर्स, 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्फेयर्स। तो 3 इंटू कितने मोल्स दिए हैं, 0.5 इंटू क्या, Na, तो हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 23। 3 टाइम्स होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है तो ट्वाइस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है तो सेम, और टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कह रहे हो तो 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कर दो डायरेक्ट नंबर ऑफ स्फेयर्स का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। HCP CCP से कोई फर्क नहीं, रेशियो तो सेम ही रहता है। 154 ए एटम्स कहाँ पर है, कॉर्नर्स, तो 8 इंटू 1/8 हो गया कंट्रीब्यूशन। बी एटम्स कहाँ पर है, सेंटर पे, मतलब 1 हो गया। सी एटम्स कहाँ पर है, एज, एज कितनी होती है, 12, 12 इंटू 1/4 3, तो हो गया आंसर थर्ड। लास्ट क्वेश्चन 155, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल वाइल केमिकल इज इरिवर्सिबल, करेक्ट है। हाई प्रेशर फेवर्स फिजिकल एडजॉर्प्शन वाइल, तो गलत है, हाई प्रेशर तो दोनों को फेवर करता है, फिजिकल को भी और केमिकल को भी, दोनों को हाई प्रेशर फेवर करता है। थर्ड, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक वाइल केमिकल, तो सेकंड आंसर हो तो चुका ही है, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक वाइल केमिकल इज हाईली स्पेसिफिक, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक वाइल केमिकल इज हाईली, करेक्ट है। केमिकल में तो बॉन्ड्स बनने होते हैं ना, बॉन्ड्स तो नहीं कह सकते किसी के भी साथ बन जाएंगे, तो बॉन्ड्स तो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के बीच में ही बनेंगे। हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, करेक्ट है। केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, फिजिकल के लिए तो कोई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए नहीं। ठीक है, 155 तक हो गए, आगे के क्वेश्चन विवेक सर डिस्कस करेंगे। तो अब ये ऑर्गेनिक के अपने क्वेश्चंस हैं GTS के। क्वेश्चन नंबर 156 में पूछा है कि नाइट्रेशन जो है इनमें से सबसे ज़्यादा फास्ट किस में होगा। तो देखो, ये जो पहला तो नॉर्मल बेंजीन है और बाकी में अल्काइल ग्रुप हैं, और बेंजीन का एक ही रूल होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन मोर रिएक्टिव। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्काइल ग्रुप के वजह से बढ़ेगी, तो अगर कोई बच्चे को लगेगा कि प्लस आई इफेक्ट तो फोर्थ का ज़्यादा है, तो बेंजीन पर प्लस आई इफेक्ट नहीं हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन में मर्ज कर जाता है। तो जब भी बेंजीन में प्लस आई इफेक्ट पूछा जाए या एल्कीन में प्लस आई पूछा जाए, तो आप प्लस आई की बजाय, नॉर्मल प्लस आई की बजाय हाइपर कॉन्जुगेशन का आंसर टिक करोगे। हाइपर कहता है मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्योंकि सेकेंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, थर्ड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, फोर्थ में 0 अल्फा है, तो सेकेंड आंसर करेक्ट हुआ, मोस्ट रिएक्टिव। क्योंकि मोर अल्फा मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर मोर रिएक्टिविटी, तो आंसर है 2 3 4 1। अगर ऑर्डर पूछा जाए रिएक्टिविटी का और नॉर्मली एक ऑप्शन है तो सेकेंड सही है। 157 में एल्काइन की हाइड्रोलिसिस दी है। जब भी आपको एल्काइन में हैवियर मेटल कैटायंस दिखाई दें किसी भी मैकेनिज्म में, जैसे Pb++ है, Hg++ है, Ba++ है, Ni++ है, तो ये हमेशा सिंबल होता है कि एल्काइन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, मरकरी अटैक करेगी, इसके बाद वाटर एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसी स्टेप की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नाम है। और इसके बाद ये समय कन्वर्ट और टॉटोमराइज। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको एल्काइन के क्वेश्चन में इनमें से कोई कैटाइन दिखाई दे, जैसे लिखा हो HCN बेरियम साइनाइड, ये सब के सब बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जाम्पल हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्काइन सिर्फ एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती रिएजेंट के, चाहे वो वाटर हो चाहे ये हो। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जब करती थी एल्काइन तो 2 मॉलिक्यूल अटैक करते थे, जैसे 2 HCl। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आंसर है इसका।
158 में कह रहा ऑर्थोजाइलिन क्या बनाती है। तो ऑर्थोजाइलिन क्या होती है, इसके दो अलग अलग, वैसे तो ऑर्थोजाइलिन ये है, लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसके दो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे इसके बॉन्ड तोड़ेंगे हम तो 2 मिथाइल ग्लाइऑक्जल और 1 ग्लाइऑक्जल, इसके बॉन्ड तोड़ेंगे तो 1 डाई कीटोन 2 ग्लाइऑक्जल। तो टोटल देखो बच्चों 3 टाइप के प्रोडक्ट हैं, ग्लाइऑक्जल, मिथाइल ग्लाइऑक्जल, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्जल। तो इसलिए तीनों बनेंगे और जो इसका आंसर है वो सेकेंड आंसर होगा। इसी को नीट ऐसे पूछ सकती है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें ओजोनोलिसिस प्रूव करती है कि कैकुले के स्ट्रक्चर सही थे। तो ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन। मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन में सेम प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर बना लो आप। तो 158 का 2, 159 कह रहा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है। तो आपको ये रिएक्शन याद होगी कि जब सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड में Cl2CCl4 या Br2CCl4 मिलाते हैं तो एल्काइल हैलाइड बनता है और इसका नाम होता बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और बोरोडाइन हंस डीकर इसका नाम है, यानी थर्ड आंसर। हाँ, इसमें जब I2CCl4 मिलाते हैं, मैं याद दिला दूं, तो एस्टर बन जाता है, वर्नवॉन सिमोनिनी रिएक्शन होती है फिर। तो इनमें Cl2Br2 में हैलाइड बनता, I2 में एस्टर। 160 में कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर जब इथाइल अल्कोहल में मिलाते हैं तो नेसेंट क्लोरीन से एल्डिहाइड बनता है, फिर नेसेंट क्लोरीन से क्लोरल बनता है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलिसिस करके क्लोरोफॉर्म अलग बना देता, HCONA कैल्शियम फॉर्मेट अलग। तो ये सब कुछ सारे, Cl भी ब्लीचिंग पाउडर से बना है, CaOH होल ट्वाइस भी ब्लीचिंग पाउडर से बना है। तो ऑब्वियसली क्लोरीनेटिंग एजेंट का भी काम किया है इसने। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है, वो क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये हाइड्रोलिसिस है, सारे काम किए, यानी आंसर हुआ फोर्थ। 161 में कह रहा है कि एक कंपाउंड है जिसमें मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मिला के हाइड्रोलिसिस की कंपाउंड बी बना, बी ब्लू कलर देता विक्टर मेयर से। तो विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देता है, सेकेंडरी ब्लू देता है, टर्सरी जो होता है वो कलरलेस रहता है। यानी जो बी है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर बी सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल तो ग्रिगनार्ड से खाली एल्डिहाइड बना सकते, कीटोन तो टर्सरी बनाता है। तो फिर एसिटल्डिहाइड होना चाहिए और एसिटल्डिहाइड में ग्रिगनार्ड जब मिला होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बना होगा। तभी विक्टर मेयर ने, जैसे ये बना है, तभी विक्टर मेयर में ब्लू कलर दिखा है। तो फिर एक ही ऑप्शन सही है, थर्ड, एसिटल्डिहाइड और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। 162 कह रहा टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर में कंसंट्रेटेड HI मिला है। आपको याद होगा कि ईथर में एक भी ग्रुप ईथर का अगर टर्सरी बेंजाइल एलाइल है तो SN1 मैकेनिज्म होती है। SN1 मैकेनिज्म कैटाइन के थ्रू होती है, तो कैटाइन तो टर्सरी का मोस्ट स्टेबल होगा। मतलब जब इसमें H+ जाएगा तो ये वाला कैटाइन बनेगा और इसका एल्कोहल बनेगा और फिर I- इसको आयोडाइड बना देगा। तो ये प्रोडक्ट है। हाँ, दोनों ग्रुप अगर प्राइमरी सेकेंडरी होते तो SN2 मैकेनिज्म होती, तब छोटे वाले का आयोडाइड बनता। और अगर एक भी टर्सरी बेंजाइल एलाइल है तो SN1 मैकेनिज्म है, तो आयोडाइड टर्सरी बेंजाइल एलाइल का बनेगा। तो प्रोडक्ट हैं ये।
अब आप ऑप्शन देखो, कह रहा है अल्कोहल ए जो लुकास टेस्ट देता है इमीडिएटली, तो वो तो टर्सरी अल्कोहल देता है, वो तो बना ही नहीं, अल्कोहल तो ये है। तो इनकरेक्ट पूछा तो यही इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। आप देखो SN1 लगेगी ही, हैलाइड बी जो है ये बी है, ये ए है। कह रहा जो बी है ये क्विकली SN1 देगा, तो टर्सरी देता है ये SN1 है, तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। हाँ, चौथा स्टेटमेंट लिखा है इसमें कि KCN मिला के एलिमिनेशन प्रोडक्ट, तो आपको याद होगा टर्सरी एलाइड में जब भी अल्कोहलिक KCN NaCN मिलाते एलिमिनेशन ही होता है, एल्कीन बनती है। तो इनकरेक्ट में खाली फर्स्ट हुआ, यही आंसर है। 163 में कह रहा डाइल्यूट NaOH से प्रोपेन एल्डिहाइड का कंडेंसेशन करें। तो कंडेंसेशन तो अल्फा कार्बन करता है, तो अब जैसे ये एसिटल्डिहाइड है, प्रोपेन एल्डिहाइड है, तो ये अल्फा एस को कंडेंस कर दो तो आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो आप देखो इनमें से खाली थर्ड मैच कर रहा, बस यही है थर्ड वाला। 164 में कह रहा कंडेंसेशन कौन है, तो ये तो देखो पैरा फॉर्मेल्डिहाइड, पेरल्डिहाइड, पॉलीइथिलीन, ये तो पॉलीमराइजेशन है, ये कोई कंडेंसेशन थोड़ी है। कंडेंसेशन तो ये है कि जब हम इसको डाइल्यूट NaOH से हीट करते हैं तो मेसेटिल ऑक्साइड बनता है, यही है मेसेटिल ऑक्साइड। तो यानी कि थर्ड आंसर है कंडेंसेशन का एग्जाम्पल। 165 में कह रहा है कौन सा एसिड सबसे जल्दी डीकार्बोक्सिलेट होगा। कई बच्चों ने आंसर फोर्थ टिक कर दिया कि सर ने कहा था बीटा कीटो एसिड, लेकिन बीटा कीटो एसिड की बात नहीं होती, खाली इस पर कोई भी ग्रुप लगा दो -R इफेक्ट का, हीट करने से CO2 बाहर चली जाती है, क्योंकि जो एनाइन बनता है जैसे बीटा कीटो ही होता, ये CH3CO, तो ये एनाइन बनता। लेकिन एक बात सोचो, ये भी तो -R का ग्रुप है, ये उल्टा ये -R का ग्रुप है और कीटोन से भी ज़्यादा स्टेबल एनाइन बना सकता है। तो इनमें से जो डीकार्बोक्सिलेट होंगे हीट करने से, उनमें से फर्स्ट फोर्थ में से फर्स्ट ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि NO2 का माइनस ज़्यादा स्टेबल है। तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट। रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछते तो पहले फर्स्ट है, फिर 4 है, फिर सेकेंड है, फिर थर्ड है। 166 कह रहा कौन सा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ऐसा, कौन सा ऐसा एस्टर है जो ऐसा एसिड बनाए जो एसिड कोलबे में ईथेन बनाता हो। तो कोलबे में ईथेन तो तभी बनेगी जब इथेनोइक एसिड का सॉल्ट और इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए, और इथेनोइक एसिड तो तब बनेगा जब एस्टर में इथेनोइट हो, यानी सेकेंड है जो इथेनोइक एसिड बनाएगा हाइड्रोलिसिस से, और उस एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस से इथेन बनेगी, सेकेंड आंसर। 160 कह रहा है नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोसोबेंजीन, तो ये तो नाइट्रोबेंजीन के जो 10-12 रिडक्शन लिखवाए थे उस हिसाब से फोर्थ आंसर है, क्योंकि फर्स्ट में फिनाइल हाइड्रोक्स, फर्स्ट जो है वो तो एनिलीन बनाएगा, सेकेंड जो है एल्कलाइन मीडियम लिखा था, इसमें बेंजीडाइन बनती थी, थर्ड में फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनती, सिर्फ फोर्थ है जो नाइट्रोसोबेंजीन बनाता है। 168 कह रहा है कि आपने इस ईथर में एनहाइड्रस कंडीशन में HBr मिलाया। देखो अगर ये कंसंट्रेटेड HBr होता तब तो मैकेनिज्म दूसरी होती, तो ये टॉटोमराइज होकर बन जाता एसिटल्डिहाइड और ये आंसर। लेकिन एनहाइड्रस HBr सिर्फ एडिशन करेगा बस, और वो भी 100% मार्कोव-निकोव, मतलब रेजियो स्पेसिफिक रिएक्शन है। तो देखो ऑप्शन तो फर्स्ट भी था, ऑप्शन तो फोर्थ भी है, लेकिन अलग अलग HBr हैं। हाँ, नॉर्मल ईथर में जब एनहाइड्रस HBr मिलाते हैं तो ऑलवेज SN2 मैकेनिज्म लगती है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें या तो एडिशन होगा और या डिसोसिएशन होगा।
तो ये एडिशन का रिएजेंट। 169 में कह रहा ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाए। तो ऑब्वियसली पहला ये आंसर है जिसमें एक एसीटोन बनेगा, एक एसिटल्डिहाइड। बाकी में दूसरे में दोनों कीटोन ही बनेंगे, तीसरे में कीटोन ही बनेंगे, चौथे में दोनों एल्डिहाइड बन जाएंगे। तो फर्स्ट सही है। 170 कह रहा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड में अल्कोहलिक KOH। तो सारे बच्चों को ये तो पता है कि अल्काइल हैलाइड और अल्कोहलिक KOH E2 मैकेनिज्म होती है, और E2 में कैटाइन बनता नहीं, ना रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड में बीटा कार्बन पर H नहीं है तो वो अल्कोहलिक KOH के केस में कैटाइन मैकेनिज्म को एक्सेप्शनली फॉलो करता है, और उस हिसाब से इसकी फिर एल्कीन बनती है। ये जबकि आप एक बात मैं आपको याद दिलाऊं कि अगर ये एग्जाम्पल ऐसा होता तो क्योंकि दो बीटा में से एक बीटा पर H है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि हैलाइड में शिफ्टिंग होती ही नहीं। यही आंसर था। हैलाइड तभी शिफ्टिंग कर सकता है जब उसके बीटा कार्बन पर H ही ना हो। एक भी बीटा पर H है, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्योंकि मैकेनिज्म E2 होती है। 171 में कह रहा है कि एल्कीन पर HCl मिलाएं, एल्काइन पर मिलाएं। तो एल्कीन तो मार्कोव निकोव बना देगी, लेकिन एल्काइन में क्योंकि 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो वो 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है, और ये बनेगा, ये नहीं बनेगा। एल्काइन सॉल्वेज गिव जेमिनल प्रोडक्ट, मतलब दोनों नेगेटिव सेम कार्बन पर जाएंगे, तो फिर सिर्फ सेकेंड ऑप्शन है। 172 में कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट एसिटिलीन से जो रिएक्शन करता है, मतलब आप एल्काइन जो टर्मिनल एल्काइन है इसमें जब टॉलेंस रिएजेंट मिला के वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हो, तो कह रहा ये क्या है। वे देखो एल्डिहाइड के लिए तो टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन यहाँ कोई सिल्वर मिरर टेस्ट थोड़ी हो रहा है। टॉलेंस कोई सिल्वर मिरर टेस्ट ही थोड़ी, एल्डिहाइड में सिल्वर मिरर टेस्ट है, क्योंकि वहाँ सिल्वर मेटल बनती है। जब एल्डिहाइड में मिलाते हो तो उसको कहते हैं कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, सिल्वर रिड्यूस हो गई। लेकिन ये तो सिंपल एसिडिक बिहेवियर है एल्काइन का सॉल्ट बनाना, यहाँ कोई रिडक्शन ऑक्सीडेशन थोड़ी हुआ, वो तो इसमें होता है। तो फिर सीधा आंसर है एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से बना वो। तो इसको सिल्वर मिरर, एल्काइन के टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं कहते, एल्डिहाइड के टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो यानी कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी की वजह से है, और अगर लिखा होता है एसिटिलीन की जगह एसिटल्डिहाइड तो फर्स्ट आंसर टिक कर देते हैं। 173 कह रहा इथिलीन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर को हाई टेम्परेचर पर मिला दें। ये कोच सिंथेसिस है। कोच सिंथेसिस क्या होती है, 3 रिएक्शन होती है। CO प्लस H2 जब मिलाते हैं इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो एक एल्डिहाइड जुड़ता है। इसको ऐसा एज्यूम कर लेते हैं H प्लस CHO माइनस, एज्यूम किया है ताकि आप मार्कोव निकोव एडिशन कर पाओ कि इथीन की जगह प्रोपीन दी हो तो CHO बीच वाले कार्बन पे जुड़ेगा। एज्यूम है, वो बनता कुछ नहीं, मैकेनिज्म दूसरी है। लेकिन अगर CO प्लस H2O कर दें तो वो COOH बनाता है। इसको ऐसा एज्यूम करते हैं H प्लस COOH माइनस। लेकिन इसी में अगर CO प्लस एल्कोहल लिख दें सेम कैटलिस्ट में, यही कैटलिस्ट है, तो ये एस्टर बनाता है। तो ये ना कोच रिएक्शंस हैं, ये इन्हीं को हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी कहते हैं।
क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन है, यानी सेकंड आंसर सही है। 174 में फिनॉल में जिंक डस्ट मिलाई तो बेंजीन बनी, बेंजीन का नाइट्रेशन किया नाइट्रोबेंजीन बनी, नाइट्रोबेंजीन में जिंक और NaOH मिलाया रिडक्शन करने के लिए, तो नाइट्रोबेंजीन में बेसिक मीडियम के जो रिडक्शन होते हैं, एक तो होता सोडियम आर्सेनाइड NaOH या ग्लूकोज NaOH, तब तो बनती है एजॉक्सीबेंजीन। अगर इसमें मिलाते हैं सोडियम स्टेनाइट NaOH या जिंक मीथेनॉलिक NaOH तो बनती है एजोबेंजीन, और अगर इसमें मिलाते जिंक इथेनॉलिक NaOH तो बनती है हाइड्रोजोबेंजीन। तीसरा हाइड्रोजो, एजॉक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन, हाइड्रोजोबेंजीन, तो फिर फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि और कोई मैच कहाँ कर रहा है। वैसे तो जिंक के साथ इथेनॉलिक मीथेनॉलिक कुछ नहीं लिखा है, जबकि अलग अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, यही है बस, यानी फोर्थ आंसर। 175 कह रहा है कि 2 हेक्सेनोन बनाना है तो 1 हेक्साइन की हाइड्रोलिसिस करें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तब भी मार्कॉव निकॉव वाटर जुड़ के टॉटोमराइज होकर कीटोन बना देगा 2 हेक्सेनोन। दूसरा कह रहा 3 मिथाइल 2 हेप्टीन की ओजोनोलिसिस करें, अब 3 मिथाइल 2 हेप्टीन की ओजोनोलिसिस करें अगर, तो ये इधर से टूटेगा, एसिटल्डिहाइड अलग 2 हेक्सेनोन अलग, इसमें भी बन गया। तीसरा कह रहा है N ब्यूटाइल ब्रोमाइड को एसिटल्डिहाइड में मिला दें, ये भी देख लेते हैं। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड को मिला दें तो N ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है, एसिटल्डिहाइड ये है, हाइड्रोलिसिस भी करें मिलाने के बाद, वाटर हमेशा ग्रिगनार्ड के बाद मिलाते हैं, ये बना, इसको ऑक्सीडाइज करो फिर कीटोन बनेगा, इसमें भी बन गया। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 हेक्साइन ये एंटी मार्कॉव निकॉव एडिशन ऑफ वाटर है, इसलिए वो हेक्सेनोन नहीं हेक्सेनल बनेगा, मतलब एल्डिहाइड। तो पहले दूसरे तीसरे तीनों में तो 2 हेक्सेनोन बना, लेकिन चौथे में जो बना वो हेक्सेनल बना, इसलिए आंसर है फर्स्ट, जिसमें 1 2 3 दिया है। 176 में कह रहा है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। क्लेमेंसन रिडक्शन सही है, कीटोन से एल्केन बनाता है, लेकिन वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी तो कीटोन से एल्केन बनाता है, इसने अल्कोहल दे दिया तो सेकेंड ही इनकरेक्ट है। थर्ड सही है, रोजनमंड COCl का CHO बनाता, चौथा भी सही, स्टीफन साइनाइड से एल्डिहाइड बनाता, बाकी सब सही है, तो आंसर जाएगा सेकेंड। 177 कह रहा है बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनॉन को NaOH से कंडेंस करें। जब भी एल्डिहाइड कीटोन के साथ NaOH लिखा होता तो कंडेंसेशन ही होगा। ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटोफिनॉन है, एसिटोफिनॉन में अल्फा H है, कंडेंसेशन कर दो। ये बनेगा, और हीट भी लिखा है तो डबल बॉन्ड बना दो कंजुगेटेड वाला। तो सारे बच्चे देखो इनमें से पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है। तो 177 का फर्स्ट। 178 कह रहा विटिक रिएक्शन क्या होती है। तो विटिक रिएक्शन क्या होती है, एल्डिहाइड कीटोन जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड से डबल बॉन्ड O बनाना, एल्कीन बनाना। जैसे इसको हम मिलाते हैं, सबसे पहले ये इस तरीके का बन जाता है, और इसके बाद ये
इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो विटिक रिएक्शन जो होता है वो कीटोन से एल्कीन बनाने का मेथड है। जो भी आपको फास्फोरस पे डबल बॉन्ड से जुड़ा दिखाई दे उसको ऑक्सीजन हटाकर उसी कार्बन को जोड़ दो एज इट इज, उसको कहते हैं विटिक। थर्ड आंसर है 179 में कह रहा है एक कंपाउंड का ब्रोमिनेशन किया फिर डाई एजोटाइजेशन, डाई एजो से ही पता लग गया एनिलीन है। एनिलीन का ब्रोमिनेशन किया ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गई, डाई एजो किया ट्राई ब्रोमो डाई एजो सॉल्ट बन गया। और बॉइलिंग इथाइल अल्कोहल तो डाई एजो से बेंजीन बनाता, बेंजीन बाहर निकल गई खाली ट्राई ब्रोमो बेंजीन, डाई एजो बाहर चला गया खाली ट्राई ब्रोमो बेंजीन बची। तो वही दिया है, तो ये एनिलीन की रिएक्शन है। पहले एनिलीन से ट्राई ब्रोमो एनिलीन, फिर ट्राई ब्रोमो डाई एजो सॉल्ट और फिर अल्कोहल मिलाने से रिड्यूस होकर खाली ट्राई ब्रोमो बेंजीन। फोर्थ आंसर 180 कह रहा है कि कौन सी रिएक्शन है जो ऑयली नाइट्रोसामाइन बनाती है HNO2 से, तो सेकेंडरी एमीन बनाती। भाई प्राइमरी एमीन तो एल्कोहल बनाती नाइट्रस एसिड से, एल्कोहल बनाती मेजर और एल्कीन और एल्काइल हैलाइड माइनर। लेकिन जो सेकेंडरी एमीन होती है वो इस तरीके से रिएक्ट करती है, यही है येलो ऑयली लिक्विड। डाई अल्काइल नाइट्रोसामाइन को ही येलो ऑयली लिक्विड कहते हैं। तो सेकेंडरी एमीन इनमें से कौन सी है? खाली फर्स्ट ही तो है सेकेंडरी एमीन। भाई इथाइल एमीन अल्कोहल बनाएगी, एनिलीन डाई एजो सॉल्ट बनाएगी, मिथाइल एमीन एक्सेप्शनली ईथर बनाती है, खाली फर्स्ट है जो नाइट्रोसामाइन बनाती है। तो 180 का आंसर है फर्स्ट।